लड़का अपनी ही गेम बनाता है और किसी अननोन रीजन की वजह से वो अपने ही गेम के अंदर रीइंकार्नेट होता है। उसे गेम के विजार्ड गैंग को खत्म करना होगा, तभी वो अपने रियल वर्ल्ड में लौट पाएगा। कहानी की शुरुआत में साटो नाम का एक लूजर वॉरफर्ट की नाम की गेम बनाता है और ज्यादा काम करने की वजह से वो टपक जाता है, यानी कि वो भगवान को प्यारा हो चुका था। जब अगले ही पल वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो एक नए वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो चुका है, बल्कि वो तो अपनी बनाई गई गेम में रीइंकार्नेट हो चुका है, यानी कि अब वो इस गेम का मैन हीरो बन चुका है। और अब अगर उसे वापस से अपनी जिंदगी में जाना होगा तो सबसे पहले उसे इस गेम को बीट करना होगा। उसे पहले तो कुछ भी समझ आता कि आखिरकार वो है कहाँ। वो सबसे पहले अपने फोन को खोलता है पर उसका फोन बिल्कुल भी काम नहीं करता। वो अपनी आंखों के सामने एक मैप को देख पा रहा था और उसी के साथ अपनी हेल्थ और अपने स्टेमिना को भी, यानी कि वो गेम का एक रियल कैरेक्टर बन चुका था। उसी के साथ साथ उसके पास थोड़ी बहुत पावर्स भी आ चुकी थी। उसे सबसे पहले तो कुछ भी समझ आता और उसके बाद वो मैप में देखता है, उसे पता चलता है कि वैली ऑफ ड्रैगन की नाम की एक जगह पर है। वो देखता है कि उसके पास थोड़ी बहुत पावर्स भी है जिनका नाम की म्यूटेट्स है। उसे याद आता है कि ये चीजें तो मैंने और मेरे दोस्त ने साथ मिलकर इस गेम में डाली थी, यानी कि वो उसके पास थोड़ी बहुत पावर्स तो थी। वो मैप में देखता है कि उसके सामने से कुछ खतरनाक एस रैंक के विलन्स आ रहे हैं और ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर्स नहीं थे बल्कि लिजार्ड मैन थे। ये गेम काफी ज्यादा खतरनाक थी किसी भी न्यू प्लेयर के लिए और साटो ने तो इससे पहले सिर्फ और सिर्फ फ्री फायर ही खेली थी। अचानक से उसकी ऑटोमेटिकली पावर एबिलिटीज अनलॉक हो चुकी थी। अचानक से सभी के सभी म्यूटेट्स बजना शुरू हो चुके थे जमीन पर और एक के बाद एक करके सभी लिजार्ड मैन बिल्कुल खत्म हो चुके थे। साटो को लगा था कि मेरा पत्ता तो यहीं पर कटने वाला है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि उस गेम में काफी सारे बग्स भी थे जिसके कारण से वो लिजार्ड मैन बिल्कुल खत्म हो चुके थे। पर अचानक से एक लिजार्ड मैन जो कि अटैक के हमले से काफी ज्यादा दूर था वो बच चुका था और अब वो साटो को मारने वाला था। कितने में वो लिजार्ड मैन उसकी तरफ एक तलवार फेंकता है। साटो तो सही से उस तलवार को पकड़ भी नहीं पाता और लिजार्ड मैन उस पर काफी हमला करता है। साटो को कंधे पर बहुत तगड़ी वाली चोट लगती है। कितने में ही साटो अपनी अप्रैल से ये चेक करता है कि जो लिजार्ड मैन है उसकी एचपी तो सिर्फ और सिर्फ 10 ही बची है, यानी कि उसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है। और उसके बाद साटो अपनी तलवार को फेंकता है। वो लिजार्ड मैन बिल्कुल कट चुका था, यानी कि साटो ने अपनी पहली मुश्किल तो बिल्कुल खत्म कर ली थी। वो बहुत बार ट्राई करता है ताकि वो इस गेम से लॉग आउट मार पाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो अपने स्टैट्स को देखता है कि उसका लेवल तो लिजार्ड मैन को मारने के बाद 310 का हो चुका है। उसके पास काफी डिफरेंट पावर्स भी आ चुकी है। उसके पास एक म्यूटेट्स की पावर भी है। वो देखता है कि मैं तो इन्हें ऑन और ऑफ भी कर सकता हूँ। ये म्यूटेट्स एक बग होते हैं जो कि साटो ने पहले जिंदगी में अपने लिए खुद डाले थे इस गेम में ताकि किसी भी न्यू प्लेयर को कोई भी दिक्कत ना हो। और अब साटो खुद भी एक न्यू प्लेयर बनकर इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो चुका है और जिन भी लिजार्ड मैन को उसने खत्म किया था वो सबसे पहले उनकी पेटियां लूटता है और वहाँ से उसे काफी सारी लूट मिलती है जैसे कि मैड किट, वाटर बॉटल और भी कुछ नई चीजें। अचानक से वहाँ पर फिर से मीटियोर्स गिरना शुरू हो जाते थे क्योंकि उस गेम में काफी सारे बग्स भी थे। और उसके बाद साटो वैली ऑफ ड्रैगन वाली जगह से बाहर निकल जाता है। उसके बाद सबसे पहले वो कुछ पानी पीता है क्योंकि उसने लूट तो करी रखी थी बिल्कुल फ्री फायर की तरह। उसके लूट बॉक्स में काफी सारे आइटम्स बन चुकी थी क्योंकि उसने लिजार्ड मैन से काफी नई चीजें भी टेप दी थी। उसके बाद वो नए कपड़ों को पहनता है जो कि उसे लूट से ही मिले थे, यानी कि अब वो अपने इसेकाई एडवेंचर को शुरू करने वाला है और उसे कैसे भी करके इस गेम से बाहर निकलना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि साटो धीरे धीरे करके अपनी सभी स्किल्स को एक्टिवेट कर देता है और पावर अप कर लेता है ताकि वो थोड़ा और बहुत पावरफुल बन पाए। वो मैप में देखता है कि वहाँ पर तो एक वॉरियर फोर्ट भी है। उसके बाद वो ट्राई करता है वॉरियर फोर्ट में जाने की ताकि उसे बाकी लोग भी मिल पाए और वो ये एक्सप्लोर कर पाए कि आखिरकार उसकी बनाई गई गेम कैसी है। वो वॉरियर फोर्ट तक तो पहुंच चुका था। अचानक से वो फिर से मैप को चेक करता है और देखता है कि उसकी तरफ तो एक लेवल 30 का ड्रैगन आ रहा है। वो ड्रैगन काफी ज्यादा खतरनाक था। अचानक से वो साटो से टकराता है पर साटो को तो कुछ भी नहीं होता। अचानक से साटो उस पर पत्थर मारना शुरू हो जाता है और ड्रैगन को भी पता चल चुका था कि साटो का लेवल काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में भागने शुरू करता है। साटो को लूट बॉक्स में से मैजिक गन, हॉली स्वॉर्ड और थोड़े बहुत पैसे मिल चुके थे और अब वो डिसाइड करता है कि वो विलेज की तरफ आगे बढ़ेगा और उसे पता चलता है कि जो वो ड्रैगन है वो वॉरियर की तरफ आगे बढ़ रहा है उन्हें खत्म करने के लिए। वो मैप में चेक करता है कि आगे तो बहुत से लेवल सी के कुछ वॉरियर्स है। अचानक से हम देखते हैं कि वो ड्रैगन तो उन पर ही हमला करने के लिए आगे भाग रहा था, पर साटो को उन वॉरियर्स कोई भी भाषा बिल्कुल समझ आती। उसे लग रहा था कि आखिरकार ये लोग बोल क्या रहे हैं। उसके बाद वो अपनी लैंग्वेज वाली स्किल को भी अटेंड कर लेता है और उसके साथ ही उनको लेवल अप भी कर देता है ताकि वो समझ पाए उनकी भाषा को, क्योंकि साटो तो एक नए वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो चुका है। अचानक से हम देखते हैं कि सभी वॉरियर तो ड्रैगन को मारने में काफी ज्यादा बिजी है, पर सभी सोल्जर के लेवल बिल्कुल लेवल 7 के थे और ड्रैगन लेवल 30 का था, यानी कि वो उन्हें एक शॉट में ही खत्म कर सकता है। अचानक से वहाँ पर एक मेज भी आ चुका था और उसके बाद सभी के सभी लोग ड्रैगन को मारने के लिए बिल्कुल इकट्ठा चुके थे। अचानक से सुंदर सी मैजिशियन वहाँ पर आ चुकी थी, पर ड्रैगन उसे पता नहीं कैसे करके पर अपनी एक टेल से मार देता है। वो बहुत तेज आसमान में ऊपर जाती है और अब वो नीचे आने वाली थी, यानी कि वो मरने वाली थी। पर इतने में वहाँ पर साटो आता है और वो उसे बचा लेता है। साटो सबसे पहले तो अपनी मैजिकल पावर का यूज करता है और जीना के पास झटपट से जाता है। उसके बाद वो जीना को बचाता है और जीना काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उसी के साथ उसे एक टाइटल मिलता है सेवियर का और तब जाकर साटो को पता चलता है कि इस वर्ड में उसे मैजिक तो मिलता ही है और उसे साथ टाइटल मिलता है ताकि वो इस वर्ड को और
ज्यादा एक्सप्लोर कर पाए। उसके बाद वो दोनों ऊपर जाते हैं और जीना तो साटो के प्यार में बिल्कुल पड़ चुकी थी। वो उसे बताती है कि मेरा नाम जीना है, मैं 17 साल की हूँ और मैं एक मैजिकल मेज हूँ और मेरा काम है किसी भी ड्रैगन को खत्म करना। साटो अपने मन में तो यही सोचता था कि ये लड़की तो मेरे प्यार में बिल्कुल पड़ चुकी है। वो लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल बातें करना शुरू करती है और यहाँ तक कि जीना तो उसे ये भी बताती है कि मैं अनमैरिड हूँ। और साटो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये लड़की मुझे अपने बारे में इतना कुछ क्यों बता रही है। जीना के पास काफी ज्यादा कमाल की पावर थी और साटो को भी कहीं ना कहीं वो अच्छी लगने ही लगी थी। वो अपनी बातें आगे बढ़ाने वाली थी कि इतने में वहाँ पर 2 सोल्जर और आ चुकी थी। वो साटो पर वार करती है क्योंकि उन्हें लगा था कि ये भी कोई डीमन है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका नाम लूना और लिलियो था। इतने में जीना बोलती है किसी कुछ भी नहीं करना क्योंकि इसने ही मेरी जान बचाई है। उसके बाद साटो भी बोलता है कि मैं एक मर्चेंट हूँ। वो सोल्जर्स कहती है अगर तुम मर्चेंट हो तो आखिरकार तुम्हारा सामान कहाँ है? अरे क्या हुआ ना, वो मीटियोर्स गिरे थे तो मेरा सामान बिल्कुल खत्म हो गया और पता नहीं मैं कैसे बच पाया हूँ। और वो लोग बोलते हैं कि आखिरकार तुम कौन से देश से आए हो और आखिरकार तुम ऐसे कौन से मर्चेंट हो कि तुम्हारे पास कोई भी सामान नहीं है और आखिरकार तुम्हारा आधार कार्ड कहाँ है? साटो बहुत सारे बहाने बनाना शुरू करता है और अपनी मैजिकल पावर की हेल्प से उन्हें गुमराह करने की कोशिश करता है। वो बोलते हैं कि मेरा आधार कार्ड भी बिल्कुल भस्म हो चुका है। सोल्जर बोलती है कि हमें कैसे भी करके तुम्हारा आधार कार्ड बनाना होगा सिटी में जाके। और जीना तो वैसे भी साटो को काफी ज्यादा पसंद करती थी और इसलिए वो बाकी सोल्जर को भी मान जाती है। उसके बाद साटो उन सभी लड़कियों के साथ सिटी की तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है ताकि सबसे पहले वो अपना आधार कार्ड बना पाए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो इस वर्ल्ड में बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं कर सकता। वो आगे जाते जाते देखते हैं कि वहाँ पर तो उन सभी लोगों ने ड्रैगन को फाइनली खत्म कर लिया है क्योंकि वहाँ पर रॉयल नाइट्स आ चुके हैं। वो सभी लोग बताते हैं कि ड्रैगन का मीट काफी ज्यादा खतरनाक होता है पर खाने में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इतने में ही ड्राइवर कहता है हाँ मैंने एक बार ड्रैगन का मीट खाया है पर वो इतना भी अच्छा नहीं होता बल्कि उसे स्लेव खाते हैं। उसके बाद साटो को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में स्लेव भी है और उसी के साथ इस वर्ल्ड में मैजिकल पावर भी है। पर अगर कैसे भी करके साटो को सबसे पहले इस वर्ल्ड से बाहर निकलना है और अपने रियल वर्ल्ड में जाना है तो उसके लिए उसे सभी डेंजरस एनिमी को मारना होगा। वो लोग उसके बाद सिटी की तरफ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लूना साटो को बताती है कि सबसे पहले मैं तुम्हें एक होटल दूंगी और उसके बाद तुम वहाँ पर रह सकते हो और अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद जीना भी वहाँ से भाग जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बाद में अच्छे से थैंक्स करूंगी। साटो अपने मन में सोचता है कि जीना तो फाइनली बिल्कुल सेट हो चुकी है। उसके बाद लूना साटो को एक शॉप में लाती है ताकि वहाँ पर जाकर वो आधार कार्ड बना सके। वहीं पर हम देखते हैं कि वहाँ पर भी एक सोल्जर होता है। वो बोलता है साटो सबसे पहले तुम अपने हाथों को सामने पड़े या मोटो स्टोन पर रख लो। उसके बाद साटो भी वैसा ही करता है और वहाँ पर उसका पूरा का पूरा स्टैट्स दिखता है। पर ये स्टैट्स थोड़ा ओल्ड था क्योंकि इसमें अभी भी साटो का लेवल सिर्फ 1 ही था। वो से बोलता है क्या कहीं तुम कोई चोर तो नहीं और क्या तुमने किसी का मर्डर तो नहीं किया? अरे नहीं मैंने सब कुछ भी नहीं किया और हाँ तुम्हारा आधार कार्ड बन चुका है, इसके लिए मुझे एक सिल्वर कॉइन चाहिए। उसके बाद साटो उसे बिल्कुल सिल्वर कॉइन दे देता है और साथ ही साथ एक वीजा भी। वहाँ पर उसे पता चलता है कि अगर तुम्हें इस वर्ल्ड में रहना है और अगर सिटी में रहना है तो सबसे पहले तुम्हें वीजा चाहिए होगा और हाँ तुम्हें 10 दिन के बाद इसे वापस से अपडेट करवाना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम स्लेव बन जाओगे। साटो अपने मन में सोच ही रहा था कि आखिरकार एक इस तरह का वर्ल्ड है, अगर मैं बिल्कुल भी कॉइन नहीं दूंगा तो मैं एक स्लेव में बदल जाऊंगा। आखिरकार मैंने ऐसी कौन सी गेम बना दी। और अगर साटो को इस गेम को खत्म करना है तो सबसे पहले उसे इस वर्ल्ड में थोड़ा और आगे बढ़ना होगा। उसके लिए वो सबसे पहले एक होटल को रेंट पर लेने का सुझाव आता है और लूना उसे एक बढ़िया सा होटल बताती है। उसके बाद वो सबसे पहले आगे बढ़ना शुरू करता है ताकि उसे होटल मिल जाए। इतने में ही वहाँ पर उसे अपने सामने एक अजीब सी लड़की दिखती है जो कि सिर्फ 13 साल की थी। उसका नाम मार्था था। उसके बाद मार्था साटो को अपने होटल में जाती है और वहाँ पर उसकी मॉम उसका देखभाल करती है। वो उसे पूरी की पूरी बातें बताती है कि आखिरकार इस होटल का रेंट कैसे होने वाला है और आखिरकार तुम्हें खाना कैसे मिलेगा। साटो अपने मन में सोच ही रहा था कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए और साटो के पास काफी ज्यादा पैसा था क्योंकि उसने मेटेरियल वाले अटैक का यूज करके सभी के सभी डीमंस को मार दिया था, यानी कि लिजार्ड मैन को, और वो भी ड्रैगन वैली के अंदर। साटो की एज अभी 15 थी और जीना की एज यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड की एकदम 17 थी। होटल की ओनर साटो को बताती है कि इस वर्ल्ड में काफी क्रेजी चीज रहती है, यानी कि ड्रैगन भी है, डीमन किंग भी है। साटो डीमन किंग के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। उसके बाद ओनर उसे बताती है कि डीमन किंग इस वर्ल्ड में लगभग 70 साल पहले था, पर अचानक से वहाँ पर एक हीरो आ गया और उसके बाद उसने डीमन किंग को खत्म कर लिया। साटो अपने मन में सोचता है कि ये तो मैंने ही लिखी थी, इसकी स्क्रिप्टिंग भी मैंने ही की है और वैसे भी हर गेम का तो ऐसा ही होता है, सबसे पहले एक डीमन किंग आता है और उसके बाद कोई हीरो उसे बिल्कुल खत्म कर लेता है। साटो अपने मन में तो यही सोचा था कि मैं इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो चुका हूँ एज अ हीरो बनकर, यानी कि डीमन किंग भी फिर से रिवाइव होने वाला है और मुझे ही उसे लड़ना होगा और उसके बाद ही क्या पता मैं इस वर्ल्ड से एग्जिट मार सकूं। उसके बाद शॉप ऑनर से ये बताती है कि डीमन किंग तो इस वर्ल्ड में फिलहाल है नहीं, पर हमें सबसे ज्यादा खतरा है किसी भी ड्रैगन से, क्योंकि ड्रैगन काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और ड्रैगन्स की फायर पावर काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और लास्ट ड्रैगन लगभग 5 साल पहले दिखा था, द ब्लैक ड्रैगन, उसके पास काफी ज्यादा कमाल की पावर है और उसके पास ब्लैक फ्लेम्स की पावर भी है। साटो अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे उन लोगों को खत्म करना है तो सबसे पहले मुझे अपने लेवल को इंक्रीज करना होगा और उसके बाद ही वो किसी भी ड्रैगन को खत्म कर सकता है। उसके बाद वहाँ पर साटो थोड़ा बहुत डिनर करता है और उसे वो खाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद वहाँ पर 13 साल की मार्था आती है और साटो
तो उसे भी सेट करने के चक्कर में था। भाई सुधर जा, क्या हो रहा है ये। साटो मार्था को बोलता है क्या तुम्हें पता है कि क्या मैं यहाँ पर कपड़े कैसे ले सकता हूँ। वो उसे बताती है कि उसके आसपास कोई तो दुकानें हैं पर वो काफी ज्यादा महंगी है। अरे मेरे पास बहुत पैसा है। उसके बाद वो दोनों ही कपड़ों की दुकान लेना आगे शुरू करते हैं ताकि वहाँ पर साटो थोड़े बहुत कपड़े ले सके अपने लिए, क्योंकि उसे बिल्कुल एकदम मैजिशियन जैसा रूप धारण करना होगा ताकि वो डीमन किंग को खत्म कर पाए। वो रास्ते में चली रहती इतने में वहाँ पर उसे कुछ डेमी ह्यूमन स्लेव मिलते हैं और उन्हें वहाँ पर उनका मास्टर काफी ज्यादा डांट रहा था, पर इतने में साटो अपनी मैजिकल पावर की हेल्प से उन्हें बिल्कुल बचा लेता है और उसके बाद वो लड़कियां उनकी शुक्रिया करती है और वहाँ से भाग जाती है। और मार्था ये देखकर बिल्कुल शॉक हो चुकी थी कि आखिरकार साटो ने इन स्लेव्स की हेल्प क्यों की, पर साटो उसे समझाने की कोशिश करता है कि आखिर में जाकर ये भी ह्यूमन ही है। पर मार्था अभी भी थोड़ी बहुत घबराई हुई थी क्योंकि इस वर्ल्ड में स्लेव्स को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करवाते हैं। उसके बाद साटो थोड़े बहुत पैसे देकर मार्था के लिए एक गिफ्ट खरीद लेता है ताकि वो उसे सेट कर पाए। भाई क्या है साटो। वो लोग कपड़ों की दुकान जाते हैं और उसके बाद साटो अपने लिए थोड़े बहुत कपड़े भी खरीद लेता है। अचानक से फिर से साटो को अपने सामने स्लेव की गाड़ी दिखती है जहाँ पर की काफी सारी स्लेव्स भी थी। अचानक से उसे एक अजीब सी लड़की दिखती है जिसका टाइटल की बहुत यूनिक था, द विच क्रेजी प्रिंसेस। ये काफी ज्यादा अजीब सा टाइटल था और साटो को भी इसके बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं आता क्योंकि उस लड़की को एक प्रिंसेस का टाइटल मिल चुका है पर वो तो एक स्लेव ही है। उसके बाद वो लोग वापस से होटल में जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की आती है साटो के पास और बोलती है कि मास्टर मैंने आपका बेड लगा दिया है। उसके बदले में साटो उसे थोड़े बहुत सिल्वर कॉइन दे देता है और इस वर्ल्ड में ये होना बिल्कुल कॉमन है। साटो वापस से डिनर करता है ताकि वो अपनी कल की जर्नी के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए, पर ज्यादा खाने की वजह से उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। वो अपने मन में सोच रहा था कि पहले ड्रैगन से लड़ना, उसके बाद लिज़ार्ड मैन से लड़ना और उसके बाद मुझे इतनी सारी चोटें आना, मार्था से मिलना, क्या मैं गेम में भी हूँ या फिर नहीं, क्योंकि साटो को ये समझ नहीं आता कि क्या वो किसी गेम में है या फिर रियल लाइफ में। पर उसके सामने उसकी हेल्थ बार है, मैप है और उसके साथ साथ गेम के काफी सारे मेन्यूज भी है। आखिरकार ये है क्या, गेम या फिर रियल लाइफ। और मैं तो इस गेम को एग्जिट भी नहीं मार सकता। उसके बाद साटो अपनी मैजिकल पावर की वजह से इस पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू करता है और वो देखता है इस वर्ल्ड का तो कोई एंड ही नहीं है, बिल्कुल गेम्स की तरह। और तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि मैं तो सच में किसी गेम में हूँ और अगर मुझे इस गेम से बाहर निकलना है तो सबसे पहले मुझे डीमन किंग और ड्रैगन को खत्म करना होगा। अगले ही दिन जब साटो अपनी नींद से उठता है तो उसके सामने मार्था आती है और बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें लेने के लिए बाहर आई है। साटो ये देखकर बिल्कुल शॉक हो चुका था कि आखिरकार मेरी गर्लफ्रेंड कौन है और वो भी एक नए वर्ल्ड में। वो जब बाहर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर तो उसे लेने के लिए जीना आई है और जीना उसे कहती है कि आज मेरी छुट्टी है तो क्या तुम आज मेरे साथ घूमने के लिए जाओगे। और साटो भी मान जाता है और उसके बाद वो दोनों सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए बाहर जाते हैं। साटो भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए नीचे जाता है और वहाँ पर जीना काफी ज्यादा खुश थी साटो को देखकर और वो निब्बी यहाँ पर इसीलिए आई थी ताकि वो साटो को और ज्यादा इम्प्रेस कर सके। उसके बाद वो दोनों निब्बा निब्बी सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जीना का मानना ये था कि वो उसे थैंक यू बोलने जाती है। उसके बाद वो दोनों कुछ खाने के लिए लेते हैं। कितने में साटो उसे पैसे दे देता है। जीना कहती है साटो तुम पैसे नहीं दे सकते क्योंकि मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है। पर इतने में ही साटो बोलता है कि जीना तुम मुझे पहले ही थैंक यू बोल चुकी हो ये सुंदर सी सिटी में लाके। और उसके बाद वो दोनों उस चीज को खाना शुरू करते हैं। वो लोग घूमना भी चालू करते हैं कि इतने में ही वो लोग बैट विंग्स को खा रहे थे। वहाँ पर एक स्लेव जीना से जाकर टकरा जाता है जिसके कारण से उसकी शर्ट बिल्कुल बुरी हो चुकी थी और अब वो काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो शर्ट उसकी नहीं थी बल्कि उसकी मॉम की थी। ठीक समय पर वहाँ पर एक जादूगरनी आती है और वो दोनों को बोलती है कल बैठी थी मैं ऑन द जहाज, तुम दोनों निब्बा निब्बी की परेशानी का क्या है राज कि इस मेज की तो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। वो बोलती है कि जीना की ड्रेस बिल्कुल बुरी हो चुकी है। मेज कहती है कि मैं इसे बिल्कुल सुखा लूंगी तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें मेरे साथ एक गली में आना होगा। वो सभी लोग उस मेज के साथ एक गली में आते हैं और उसके बाद वो मैजिकल स्पेल को गाना शुरू करती है। सूरज चंदा मक्खन खा लो, इस गाय गुजरे का रंग बदल डालो। कितने में हम देखते हैं उसने तो अपनी वाटर स्पेल का यूज किया है जिसके कारण जीना की शर्ट बिल्कुल गीली हो चुकी थी और साटो बिल्कुल शर्मा चुका था। वो अपनी दूसरी स्पेल का यूज करती है जिसके कारण से वो पूरी की पूरी क्लॉथ्स को बिल्कुल ड्राई कर देती है, यानी कि अब जीना की ड्रेस बिल्कुल सही हो चुकी थी। और इतने में ही हम देखते हैं वो लोग आपस में बातें कर रहे थे और उन दोनों का मानना ये था कि उन दोनों को एक मैजिकल नाइट बनना है और उसके लिए सबसे पहले उन लोगों को मैजिक सीखना होगा। उन दोनों का ही रैंक और लेवल बिल्कुल एक एक लेवल का है और जीना का लेवल तो और भी ज्यादा कम है। जीना का सपना ये था कि उसे कैसे भी करके मैजिकल स्पेल को परफॉर्म करना सीखना है और मैजिकल स्पेल काफी ज्यादा खतरनाक होती है। उसका मानना ये था कि वो मैजिकल स्पेल यूज करेगी ताकि वो उड़ सके क्योंकि वो सुपरमैन की काफी ज्यादा बड़ी फैन थी। वो पूछती है साटो आखिरकार तुम मैजिकल स्पेल का यूज करना क्यों सीखना चाहते हो। साटो कहता है कि मुझे नहाने में काफी ज्यादा परेशानी आती है और मेरे पास पानी की बहुत कमी है, इसीलिए सबसे पहले मुझे वाटर मैजिक को सीखना है और उसके बाद मैं दिन भर नहाते रहूंगा। और सीना बोलती है क्या ये तो बहुत अजीब सी वजह है मैजिक सीखने की। वो बोलता है हाँ सुपरमैन तो जैसे कि तुम्हें कल उठा ले आएगा। वो लोग डीमन किंग के बारे में बात करना शुरू करते हैं। उसके बाद वो लोग वापस एक दुकान पर जाते हैं जहाँ पर एक दुकानदार कुछ तो सील बेच रहा था। वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है जो कि ड्रैगन टावर से बनी होती है। उसके बाद जीना साटो को एक जगह पर ले जाती है और बोलती है कि इस किंगडम
पर काफी सारे ड्रैगन अटैक करते हैं और ड्रैगन का अटैक करना बिल्कुल नॉर्मल है इस किंगडम में। और यहाँ के लोगों के पास काफी सारे मैजिकल पावर है। ये पूरा किंगडम मैजिकल पावर से भरा पड़ा है और अगर किसी को भी मैजिकल पावर सीखनी है तो सबसे पहले उन लोगों को एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है ताकि वो लोग एक क्रेजी वाली मैजिकल नाइट बन सके। उसके बाद वो लोग और ज्यादा एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं उस सिटी को साथ में, ताकि साटो को भी उस किंगडम के बारे में नई नई चीजें पता चल सके। उसके बाद जीना साटो को एक मंदिर में जाती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर तो एक पेंटिंग थी डीमन किंग और हीरो के बारे में। जीना उसे बताती है कि डीमन किंग काफी ज्यादा खतरनाक था पर 70 साल पहले ही उस हीरो ने आकर डीमन किंग को खत्म कर लिया है। उसके पास ब्लू स्वॉर्ड होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ हीरो के पास जाते ही ब्लू होती है, यानी कि वो ब्लू स्वॉर्ड अपना मालिक खुद चुनती है। जीना साटो को ये सब बातें बताई रही थी कि इतने में ही वहाँ पर उस मंदिर की प्रीस्ट आ जाती है और उसका नाम थॉर्ना था। थॉर्ना कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी हो जीना, तुम्हारे पास तो बंदे भी है, यानी कि तुम्हारी लाइफ अब लव लाइफ में कन्वर्ट होने वाली है। थॉर्ना पहले से ही जीना को जानती थी क्योंकि वहाँ पर जीना की मॉम भी काम करती थी। वो उसे बताती है कि यहाँ पर काफी चीजें हो रही है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने घर चले जाओ। उसके बाद वो लोग वापस से अपने घर निकल जाते हैं ताकि वो यहाँ पर ज्यादा देर तक रुके नहीं। उसके बाद वो लोग एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर लेते हैं और रास्ते में जीना साटो को काफी क्रेजी चीज बताती है इस किंगडम के बारे में कि यहाँ का किंग काफी ज्यादा खतरनाक है और ये सब कुछ किया धरा सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर का ही था। इतने में उसे सामने विंड मिल के टावर दिखते हैं। जीना उसे बताती है कि अगर कोई भी ड्रैगन हमारे किंगडम पर अटैक करता है तो ये विंड मिल के टावर हमारी काफी ज्यादा प्रोटेक्शन करते हैं। वहाँ पर एक ऐसा विंड मिल का टावर था जिसने की पूरे के पूरे ड्रैगन को खत्म कर रखा था। दरअसल बहुत सालों पहले एक ब्लैक ड्रैगन ने यहाँ पर हमला कर दिया था जिसके कारण ये पूरा का पूरा किंगडम बिल्कुल तबाह हो गया था। उस ब्लैक ड्रैगन का नाम एंडर ड्रैगन है जिसके पास की ब्लैक फ्लेम्स की पावर होती है। उसके बाद वो लोग वापस से अपने शहर में जाते हैं और वहाँ पर साटो सोचता है कि मेरे पास तो काफी क्रेजी पावर है और मैं तो किसी भी ड्रैगन को एक शॉट में ही खत्म कर सकता हूँ। क्या पता मैं इस गेम में एक हैक का यूज कर रहा हूँ। और उसके बाद अब वो लोग शहर में आ चुके थे। वहाँ पर वो देखते हैं कि दो आदमी बीडो और आर्ट्स कुछ डैमी ह्यूमंस को मार रहे थे। बीडो का मानना ये था कि जो डैमी ह्यूमंस है वो भी डीमंस ही है क्योंकि उनके नाम में डैमी आता है। भला ये कैसा लॉजिक हुआ? वो बाकी के सभी लोगों को इन्फ्लुएंस करा था कि मेरे पत्थर लो और उसके बदले में मैं तुम्हें मौका दूंगा इन लोगों को मारने का, यानी कि उन सभी स्लेव्स को। जीना काफी ज्यादा अच्छी थी इसलिए वो वहाँ पर आती है डैमी ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसके बाद साटो भी अपनी मैजिकल स्पेल का यूज करता है ताकि वो ये देख पाए कि आखिरकार इन डैमी ह्यूमंस का रियल मास्टर कौन है। और वो कोई बीडो नहीं होता, वो तो आर्ट्स नाम का एक बंदा होता है। साटो जल्दी से अपनी मैजिकल स्पेल का यूज करता है और बारी बारी करके हर एक आदमी को वहाँ पर मारना शुरू करता है। उसके बाद वो आर्ट्स के पास जाता है और बोलता है कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि कोई डैमी ह्यूमंस एक डीमन ही होते हैं। उसके बाद साटो सभी लोगों के सामने आर्ट्स को ले आता है यानी कि उन सभी का मास्टर। और अचानक से उस आर्ट्स के अंदर से कुछ मैजिकल ऑरा बढ़ना शुरू हो चुका था। साटो को याद आता है कि जब उसने सिटी में एंटर किया था तब उसे किसी अननोन मैजिकल ऑरा के होने का संभव हुआ था और वो किसी और का नहीं बल्कि आर्ट्स का ही था। और अचानक से आर्ट्स की बॉडी के अंदर से एक आई डीमन बाहर निकलता है। आई डीमन काफी ज्यादा खतरनाक था। वो बोलता है अब फाइनली मैं डीमन किंग को वापस से समन करूंगा। और ये देखकर सभी लोग बिल्कुल घबरा चुके थे क्योंकि उनके किंगडम में ही एक डीमन था और वो भी कोई और नहीं बल्कि आर्ट्स। उसके बाद साटो उन बाकी स्लेव के पास जाता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। कितने में सबसे बड़ी स्लेव बोलती है आप यहाँ से निकल जाओ क्योंकि हमारे मास्टर ने हमें कुछ भी नहीं बोला है। साटो अपने मन में सोचता है कि इन लोगों ने तो मरना ही है, चाहे ये लोग यहाँ पर रहे चाहे कहीं और, इनके पास तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जीना कुछ सोल्जर को लेकर उस डीमन को मारने के लिए आ चुकी थी। कितने में वो डीमन अपनी मैजिकल सर्कल को एक्टिवेट कर देता है और अब बाकी के सभी लोग किसी डंजन में जाकर बिल्कुल ट्रैप हो चुके थे। आई डीमन का मानना ये था कि वो डंजन काफी ज्यादा खतरनाक है और यहाँ से कोई आदमी तभी निकल सकता है जब वो अपनी पूरी पावर का यूज करे और बाकी सभी ह्यूमंस को खत्म कर पाए। और साटो के साथ साथ ही वो बाकी के स्लेव्स भी उस डंजन में आ चुके थे। वो सारे काफी ज्यादा घबराए हुए थे। उसके बाद साटो उस स्लेव्स को बोलता है आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। उसके बाद वो बारी बारी करके अपना नाम बताते हैं। हमारे मास्टर हमें बुलाते थे कुत्ता घोड़ी गधा। ये सोच कर तो साटो बिल्कुल घबरा चुका था। वो कहता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद साटो उन सभी लोगों को एकदम नए नए नाम देता है, टोमो, पोची और लीजा। ये देखकर वो सभी स्लेव्स बिल्कुल खुश हो चुके थे। उसके बाद साटो उन लोगों को कुछ आइटम बॉक्स भी देता है जो कि उसने लिजार्ड मैन को हेडशॉट मार के टिपाए हुए थे। उसके बाद वो सभी लोगों को कपड़े भी देता है और वो बोलता है तुम इसे आराम से पहन सकती हो क्योंकि मैं मर जाऊंगा। ये देखकर वो स्लेव्स तो बिल्कुल घबरा चुके थे क्योंकि आज तक उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार किसी ने भी नहीं किया। उसी के साथ साथ साटो उन्हें थोड़े बहुत अच्छा खाने के लिए भी देता है। ये देखकर तो वो लोग बिल्कुल रोने लगते हैं। उसके बाद साटो अपने अप्रेजल का यूज करता है उस डंजन को देखने के लिए। वो डंजन काफी ज्यादा बड़ा था और वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर तो जीना और बाकी सोल्जर्स भी है और अगर उन लोगों को यहाँ से जाना होगा तो सबसे पहले उन लोगों को यहाँ के हर एक मॉन्स्टर को मारना होगा। और इस डंजन में काफी क्रेजी मॉन्स्टर भी रहते हैं। साटो अपने अप्रेजल की हेल्प से देखता है कि वहाँ पर तो काफी क्रेजी चीजें लगी है और लीजा के पास काफी खतरनाक कॉम्बैट स्किल की पावर्स भी है और उसके बदले में वो उसे एक तलवार देता है। अगर कोई भी डंजन में वहाँ पर उसे मारने के लिए आए तो लीजा उसे वहाँ पर निपटा देगी। उसके बाद वो डंजन में आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि
ताकि वो लोग वहाँ पर रह कर कि सभी मॉन्स्टर को पेल सके। वहाँ पर उन लोगों को एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर दिखता है कि इतने में साटो अपनी मैजिकल गन की हेल्प से उस मॉन्स्टर को भगवान के पास भेज देता है। इतने में लीजा उस मॉन्स्टर के पास जाती है और वहाँ से उसके ओर को फाइंड कर लेती है। उसका मानना ये था कि मॉन्स्टर ओर्स बहुत ज्यादा बिकते हैं और उसके बदले में लोगों को काफी ज्यादा पैसे भी मिलते हैं। वो अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू करते हैं, पर उससे पहले साटो अपनी मैजिकल गन की हेल्प से उन लोगों की चैन को बिल्कुल खोल के रख देता है, क्योंकि तकरीबन 10 साल से ये लोग ऐसे ही जी रहे हैं। उसके बाद साटो लीजा को एक स्पीयर भी देता है ड्रैगन की खाल से बनाकर, ताकि अगर कोई भी परेशानी आए लीजा उन्हें खत्म कर पाए। और उसके बाद वो लोग डंजन के बाहर जाने का रास्ता ढूंढना शुरू। बाद वो डंजन को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं कि इतने में ही साटो टामा को कुछ पत्थर लाने के लिए कहता है ताकि उनका लेवल भी इंक्रीज होते रहे। उसके बाद वो आगे बढ़ रहे थे कि इतने में उन्हें एक बहुत बड़ा कैटरपिलर मॉन्स्टर मिलता है। साटो अपनी मैजिकल गन से उसे मार देता है और उसके बाद उसकी बाकी स्लेव्स भी उसे ठिकाने पर लगा देती है, जिसकी हेल्प से उन लोगों का लेवल भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। साटो का मानना ये था कि उन लोगों को कैसे भी करके टामा और पोची के लेवल को काफी ज्यादा इंक्रीज करना है, क्योंकि वो तो यही सोचा था आखिरकार मेरे जाने के बाद इनका क्या होने वाला है। वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर तो उन्हें और भी काफी सारे कैटरपिलर मॉन्स्टर मिलते हैं। उसके बाद साटो डिसाइड करता है कि मैं पोची के साथ किसी दूसरी जगह पर जाऊंगा और लीजा और टामा किसी और जगह जाएंगे। वहाँ पर तो बहुत सारे कैटरपिलर मॉन्स्टर थे और वहाँ पर साटो तो उन लोगों से अकेले ही लड़ रहा था। इतने में टामा जब कैटरपिलर मॉन्स्टर को देखती है तो वो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो वहाँ से भागना शुरू करती है कि इतने में साटो वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। देखो तुम्हें वहाँ से भागना नहीं चाहिए, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। इतने में लीजा और टामा भी वहाँ पर आती है और वो बोलते कि आखिरकार दिक्कत वाली बात क्या है। वो उसे बताता है कि टामा काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से भाग चुकी थी। वो लोग वापस से अपनी टीम बनाते हैं और उसके बाद डंजन को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। उनके सामने वहाँ पर और भी बहुत सारे कैटरपिलर मॉन्स्टर आ चुके थे। पोची और टामा के लेवल भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके थे और साटो भी अपनी मैजिकल गन से सभी मॉन्स्टर को ठिकाने पर लगा रहा था। हम देखते हैं कि लीजा का लेवल तो काफी ज्यादा हाई हो चुका है, क्योंकि उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उसकी कॉम्बैट स्किल लेवल 5 की हो चुकी थी और अब उन लोगों का स्टेमिना काफी ज्यादा लो हो चुका है कि इतने में साटो अपनी मैजिकल आइटम से कुछ मीट खाने को देता है और उसके बाद वो तीनों ही रो रो कर मीट खाना शुरू करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक मीट कभी भी नहीं खाया। और जब वो लोग मीट खाते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा स्टेमिना को महसूस करते हैं। लीजा कहती है मास्टर क्या मैं यहाँ पर कैंप लगा दूं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही सोच सकती हो। वो लोग वहाँ पर थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं ताकि उन लोगों का स्टेमिना बिल्कुल इंक्रीज हो जाए। और अब तो साटो ट्रैप मैजिक को भी सीख चुका था। वो थोड़े बहुत चूहो मॉन्स्टर को मारता है और हम देखते हैं कि वो बाकी स्लेव्स भी अकेले ही कुछ मॉन्स्टर को मारना शुरू करती है। उनके पास अब डिफरेंट वेपन्स भी आ चुके हैं और साटो भी ये देखकर बिल्कुल खुश हो जाता है, क्योंकि वो तीनों काफी तेजी से पावर अप कर रहे थे। वो लोग एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को मारते हैं कि तभी लीजा साटो के पास आती है और बोलती है मास्टर क्या मैं फायर लगा सकती हूँ? साटो बोलता है आखिरकार तुम्हारी जरूरत क्या है किसी भी चीज की फायर लगाने की? और तब लीजा बोलती है कि जिस मॉन्स्टर को भी हमने मारा है उसका मीट काफी ज्यादा अच्छा लगता है किसी भी पकाने के बाद, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद वो लोग आग जलाते हैं और उसके बाद लीजा उस मॉन्स्टर को पकाना शुरू करती है। साटो सबसे पहले उस मीट को टेस्ट करता है और वो तो बहुत घटिया था। वो अपने मन में सोचता है आखिरकार इसे कोई कैसे खा सकता है, और बाकी स्लेव्स तो साटो को बस देखी जा रही थी। वो अपने मन में सोचता है शायद से ये लोग मेरी परमिशन की वेट कर रही है, और वो उन्हें भी परमिशन दे देता है खाने की। उसके बाद वो सभी लोग उस मीट को खाते हैं और उन लोगों को तो वो काफी ज्यादा पसंद आता है। साटो को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा आखिरकार इन तीनों का क्या होने वाला है बाहरी दुनिया में, क्योंकि बाहरी दुनिया तो इन लोगों को तो वैसे भी स्लेव की तरह ही ट्रीट करने वाली है। साटो अपने अप्रेजल का यूज करता है और देखता है उन लोगों का धीरे धीरे पावर अप हो रहा है। वो डंजन में और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वहाँ पर उन्हें एक स्लाइम मॉन्स्टर देखता है। साटो उसके बाद अपनी फायर मैजिक का यूज करता है और स्लाइम को तो कुछ भी नहीं होता। साटो ये देखकर बिल्कुल परेशान हो चुका था कि लेवल 1 के स्लाइम को उसके लेवल 10 के मैजिक से बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। कितने में लीजा बोलती है मास्टर हम स्लाइम मॉन्स्टर को उनके कोर को खत्म करके मार सकते हैं, और अब वो भी समझ चुका था। इतने में लीजा उसके पास आती है और अपने स्फीयर से स्लाइम मॉन्स्टर को ठोक देती है। ट्रैप डोर ओपन होता है और वहाँ से लेवल 40 का एक खतरनाक वुल्फ बिल्कुल ओपन हो चुका था। वो सीधा ही साटो पर अटैक कर देता है कि इतने में साटो उसे ट्रैप डोर की तरफ फेंकता है जो कि उसने अपनी मैजिकल स्पेल से यूज किया था। साटो अपने मन में सोचता है कि ये बेहतर हुआ कि मैंने ट्रैप मैजिक करना सीख लिया। वो लोग थोड़ी देर और आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर तो कुकून्स है। उसके बाद लीजा उन्हें बताती है कि इस कुकून के अंदर काफी सारे इंसान भरे पड़े हैं। साटो अपने मैजिक का यूज करते हैं और बारी बारी करके हर एक कुकून को खोलना शुरू करते हैं, और वहाँ से सबसे पहले उन्हें एक रिच मैन मिलता है, उसके बाद एक स्लेव ट्रेडर, और वहाँ पर एक और आदमी मिलता है जिसका नाम की डेव होता है। और जब टामा उस कुकून को खोल रही थी कितने में डेव बोलता है मुझे कोई भी जरूरत नहीं है कि कोई स्लेव मेरी हेल्प करे, जल्दी से मुझे चाकू दो ताकि मैं यहाँ से खुद बाहर निकल सकूं। पर टामा बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे मास्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो बिल्कुल घबरा चुकी थी। कितने में साटो भी वहाँ पर आता है और बोलता है कि हम लोगों को इसकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और हमारे पास काफी कुछ करने के लिए है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं कि इतने में वो रिच मैन बोलता है कि तुम चुपचाप रहो, मेरे पास फायर मैजिक है और अगर तुमने एक शब्द भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें खत्म कर लूंगा। उसके बाद बाकी के लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर तो बाकी सोल्जर्स भी है और वो सभी
सभी लोग स्लाइम मॉन्स्टर से पिट रहे थे। कितने में साटो अपनी सभी की सभी लड़कियों को बोलता है कि हमें भी स्लाइम मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। उसके बाद वो लोग अपने अपने काम को संभालते हैं। टामा सबसे पहले एक टॉर्च का यूज करती है ताकि वो स्लाइम मॉन्स्टर को दूर भगा सके। कितने में वहाँ पर वो डेव नाम का बंदा आ चुका था कुकून से खोलकर। वहाँ पर उसके पास एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड थी। वो जैसे ही स्लाइम मॉन्स्टर को मारने के लिए जाता है वो काफी ज्यादा घबरा चुका था और अब स्लाइम भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। कितने में वहाँ पर टामा आ चुकी थी और टामा अपनी मैजिकल पावर की हेल्प से स्लाइम मॉन्स्टर पर अटैक करना शुरू करती है, पर वो अभी भी नहीं मरता। कितने में लीजा वहाँ पर आती है और उसके कोर को खत्म करती है। वो स्लाइम मॉन्स्टर बिल्कुल खत्म हो चुका था और अब वो तीनों की तीनों स्लेव्स स्लाइम मॉन्स्टर को मारने शुरू कर देती है और डेव ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था कि कोई स्लेव इतनी खतरनाक पावर अप कर सकती है। कितने में साटो अपने सामने देखता है कि जीना तो स्लाइम मॉन्स्टर से पिट रही है और वो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये ऐसी किस तरह की मेज है जो कि स्लाइम मॉन्स्टर से पिट रही थी। इतने में ही साटो उसके कोर को खत्म करता है और वो मर जाता है। और उसके बाद जीना भी ये देखकर बिल्कुल खुश हो चुकी थी कि वहाँ पर साटो आया है। वो साटो को कहती है मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर आ चुके हो और तुम जिंदा हो। कितने में थॉर्ना बोलती है कि ये चीजें हम बाद में कर सकते हैं, पर हम लोगों को ये डिसाइड करना होगा कि आखिरकार हम लोग इस डंजन से बाहर कैसे निकल सकते हैं। कि इन सभी के सभी स्लेव्स ने मेरी काफी ज्यादा मदद की है पूरे स्लाइम मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। जीना सोचती है कि क्या साटो की कोई नई गर्लफ्रेंड बन चुकी है। इतनी में थॉर्ना कहती है ये सब हम बाद में देख लेंगे कि क्या तुम्हें साटो धोखा दे रहा है या फिर नहीं। और उसके बाद थॉर्ना अपनी मैजिकल सर्कल को वापस एक्टिवेट कर देती है ताकि वो वहाँ पर सभी के सभी सोल्जर्स को वापस से हील कर पाए। उसके बाद जीना भी उन सभी स्लेव्स से मिलती है और वो सभी स्लेव्स बोलती है कि आप तो वही मिस्ट्रेस हो जिसने कि हमें पहले भी बचाया था। और उसके बाद वो लोग उसे शुक्रिया बोलती है और जीना भी मान जाती है कि साटो स्लेव मेरा ही है और वो मुझे बिल्कुल भी धोखा नहीं दे। कितने में ही एक सोल्जर को एक चेस्ट मिलती है और जब वो चेस्ट को खोलता है तो उसमें से एक आई बॉल डीमन बाहर निकलता है और इसका ही ये सब कुछ कर धरा था। आई बॉल डीमन बोलता है मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि यहाँ पर इतने सारे आदमी वापस से जिंदा होकर आ चुके हैं। कितने में वो रिच मैन अपने फायर मैजिक का यूज करता है और आई बॉल मॉन्स्टर पर मार डालता है। आई बॉल मॉन्स्टर बोलता है कि मुझे इंसानों के मैजिक से कुछ भी नहीं होता और तुम्हारा मैजिक बिल्कुल घटिया है। और उसके बाद आई बॉल मॉन्स्टर उन सभी पर अपनी साइकिक पावर का यूज करता है जिसकी मदद से कि सभी सोल्जर्स अपने आप से बिल्कुल बाहर हो चुके थे। वो सभी स्लेव्स भी सोच रहे थे कि अब हम लोग सभी को खा सकते हैं। इससे पहले वो लोग किसी दूसरे को नुकसान करते कि इतने में साटो उन सभी को बेहोश कर लेता है और उसके बाद देखते ही देखते साटो उस पर वार करना शुरू करता है और वो भी अपने पत्थरों से। आई बॉल मॉन्स्टर को ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। आई बॉल मॉन्स्टर ट्रैप डोर को वापस एक्टिवेट कर लेता है जिसकी मदद से पीछे से एक बहुत बड़ा वुल्फ साटो पर अटैक करता है। उसके बाद साटो अपनी होली स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेता है और एक ही स्लैश में उस वुल्फ को खत्म कर लेता है। वो देखता है कि होली स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा खतरनाक है पर ये अभी भी ब्लू नहीं हुई और जब भी कोई होली स्वॉर्ड किसी हीरो के हाथ में जाती है तो वो ब्लू हो जाती है। साटो को ये रियलाइज होता है कि होली स्वॉर्ड काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उसकी वजह से उसको भी थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचा है। उसके बाद साटो अपने मुंह पर मास्क लगाता है और वहाँ से लड़ने के लिए आ जाता है ताकि किसी दूसरे को उसकी एबिलिटी के बारे में पता न चले। स्लेव्स कहती है कि आखिरकार हमारे मास्टर कहाँ चले गए। कितने में टामा बोलती है कि मुझे अभी भी उनकी स्मेल आ रही है तो वो होना हो यहीं पर होगे। इतने में ही साटो उस आई बॉल मॉन्स्टर पर अपने पत्थरों से अटैक करना शुरू करता है। वो मरने वाला था कि उससे पहले वो अपने मैजिकल सर्कल को एक्टिवेट कर देता है और साटो को एक प्रोटेक्शन के अंदर बिल्कुल कैद कर देता है कि मैजिकल सर्कल के अंदर से तो कोई बहुत खतरनाक वाला ऑरा बाहर निकल रहा है बल्कि लेवल 100 का डीमन किंग है। डीमन किंग बोलता है शुक्रिया मुझे इतने सालों बाद बाहर निकालने के लिए, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ इसीलिए मैं तुम्हें खा डालूंगा। उसके बाद वो उस आई बॉल मॉन्स्टर को खा लेता है यानी कि वहाँ पर अब डीमन किंग भी आ चुका था। डीमन किंग अपने पूरे ऑरा को रिलीज करता है ताकि वो वहाँ पर सभी आदमी को मार सके। अच्छा तो यहाँ पर एक हीरो भी है पर आखिरकार ये एक ऐसा हीरो है जिसे कि होली स्वॉर्ड का यूज करना ही नहीं आता। उसके बाद साटो डीमन किंग पर अपनी अप्रेजल का यूज करता है और वो देखता है कि ये तो एक गॉड लाइक एंटिटी है। उसे जीना की कही गई बात याद आती है कि जब भी हीरो के पास होली स्वॉर्ड होती है तो वो ब्लू हो जाती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता यानी कि साटो इस वर्ल्ड का हीरो नहीं है और अभी तो उसके पास हीरो का कोई टाइटल भी नहीं है। साटो पर अटैक करना शुरू करता है कि इतने में बाकी लोग भी डीमन किंग पर अटैक करना शुरू करते हैं। डीमन किंग बोलता है तुम तुच्छ प्राणी मुझ पर अटैक कैसे कर सकते हो और बाकी के सभी लोगों को मार डालता है। उसके बाद साटो भी अपनी मैजिकल गन से डीमन किंग पर अटैक करता है पर उससे तो उसे खरोच भी नहीं लगती यानी कि डीमन किंग की पावर काफी ज्यादा खतरनाक होती है। उसके बाद साटो अपनी पूरी स्किल्स को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल कर लेता है। उसके पास एक स्टाफ आ चुका था। उसके बाद वो उस पर फायर मैजिक का यूज करते हैं। सबको लग रहा था कि साटो के फायर मैजिक से उसे कुछ भी नहीं होने वाला। जब डीमन किंग तक पहुंचता है तो वो काफी ज्यादा भयानक हो चुका था यानी कि डीमन किंग को उसे काफी ज्यादा चोट लगती है। वो उस पर बार बार वार करता है पर उसे अभी भी कुछ नहीं होता। साटो को पता चल चुका था कि मैं इस डीमन किंग को होली स्वॉर्ड से बिल्कुल भी नहीं मार पाऊंगा क्योंकि मैं होली स्वॉर्ड का यूज ही नहीं कर सकता हूँ। वो डीमन किंग को बोलता है अगर क्या हुआ मैं होली स्वॉर्ड का यूज नहीं कर सकता, मेरे पास दूसरा टाइटल है द गॉड किलर। और डीमन किंग एक गॉड लाइक एंटिटी था। और उसके बाद साटो अपने आइटम बॉक्स से कटाना निकालता है और देखते ही देखते डीमन किंग को खत्म कर लेता है। डीमन किंग कहता है और आखिर तुमने मुझे कटाना से कैसे मार दिया। और जब साटो डीमन किंग को खत्म करता है तो उसी के साथ उसे हीरो का टाइटल भी मिल चुका था। वो सभी लोग अब डंजन
से बाहर निकल चुके थे और वहाँ पर एक सोल्जर साटो कहता है कि आप कोई बुला रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि उसका स्लेव्स थे और वो स्लेव्स साटो को देखकर बिल्कुल खुश हो चुके थे और साटो डिसाइड करता है कि मैं इन लोगों को लूंगा। उसके बाद साटो स्लेव ट्रेड के पास जाता है ताकि वो उन सभी लोगों को ले सके और जीना वहाँ पर जाती है और बोलती है साटो तुम अभी तक जिंदा हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जीना साटो स्लेव ट्रेडर के पास जाता है और वहाँ पर स्लेव ट्रेडर उससे बोलता है कि मेरे पास और भी स्लेव्स है और वहाँ पर 2 और स्लेव्स आती है, एलुलू और वही पर्पल बाल वाली लड़की। साटो ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था कि ये तो वही वाली स्लेव है जिसके पास की खतरनाक टाइटल है, तो वो डिसाइड करता है कि वो उन दोनों को ही लेने वाला है। साटो सामा आप कैसे हो? और ये सुनकर साटो बिल्कुल परेशान हो चुका था कि वो तो जापानीज है। साटो उन दोनों के कान के पीछे कुछ बोलता है, एलुलू तो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, पर जब वो पिंक हेयर लड़की के पास बोलता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है क्या स्पाइडर मेरे बालों पर कहाँ है? और इससे साटो को उस लड़की पर काफी ज्यादा शक हो चुका था। दरअसल साटो ने एरिसा के कान में जापानीज में बोला था कि तुम्हारे सर के ऊपर एक बहुत बड़ा स्पाइडर है और उसे पता था कि जापानीज लड़कियों को बिल्कुल भी स्पाइडर पसंद नहीं होते हैं। यानी कि अब साटो का शक यकीन में बदल चुका है। उसका शक ये था कि हो ना हो जरूर वो भी एक जापानीज है और वो इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुई है, इसलिए वो देखना चाहता है कि क्या ऐसा सच में है या फिर नहीं। उसके बाद वो लोग आपस में मिलते हैं, लुल्लू, एरिसा, टामा और पोची भी आपस में मिलना शुरू करते हैं। उसके बाद वो सभी लोग अपने आप को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और जब एरिसा उन डेमी ह्यूमंस को देखती है तो वो बोलती है वाओ ये तो काफी ज्यादा क्यूट है। और ये देखकर साटो बिल्कुल खुश हो चुका था कि एरिसा को इन डेमी ह्यूमन से बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो लोग आगे जाते हैं ताकि वो लोग अपनी सिटी में रह सके और रात का समय बिता पाए। और अब साटो को पता चल चुका था कि जो एरिसा है वो जापानीज है और क्या पता वो भी इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुई है, पर आखिरकार कैसे वो सबके सामने उससे इन चीजों को बिल्कुल भी बता नहीं सकता। वो लोग वापस से अपने घर जाने के लिए निकल चुके थे कि इतने में साटो उन लोगों से पूछता है कि आखिरकार तुम लोग क्या खाने वाले हो। और उन स्लेव्स के तो नखरे ही काफी ज्यादा थे। सबका मानना ये था कि उन लोगों को आज मीट खाना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने लगभग 100 साल के बाद अपनी जिंदगी में पहली बार मीट खाया है। और लुल्लू और एरिसा भी इस चीज को मान जाते हैं। एरिसा साटो से बोलती है देखो मास्टर अब मैं आपकी गुलाम हूँ तो अब आपको मेरी देखभाल बहुत अच्छे से करनी होगी। ये देखकर तो बाकी सभी लोग बिल्कुल खुश हो चुके थे। उसके बाद वो सभी लोग डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं। साटो उन लोगों से पूछता है कि आखिरकार तुम लोगों ने आज तक खाया क्या है। उसके बाद वो सभी स्लेव्स आपस में बोलना शुरू करते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं खाया और हमें अक्सर सूखी ब्रेड ही खाने के लिए मिलती थी और यहाँ तक कि जब हमें भूख लगती थी और हमारे मास्टर हमें कुछ भी खाने के लिए नहीं देते तब तो हम पेड़ पौधे भी खा लेते थे। साटो को उन लोगों के लिए काफी बुरा लगता है। उसके बाद वो एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर उनकी बहुत तगड़ी सी पार्टी करवाता है। साटो ये देखकर बिल्कुल खुश हो चुका था कि वो सभी स्लेव्स बहुत चाव से खा रही है। उन लोगों को तो पहली बार इतना अच्छा खाना नसीब हुआ था और ये सब कुछ साटो के देखभाल की वजह से हुआ है। साटो ये नोटिस करता है कि जो भी वो स्लेव्स है उन्होंने बिल्कुल भी अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं और अब वो जब उसकी गुलाम है तो वो उनके लिए भी बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े ले आएगा। उसके बाद वो बाहर जाता है ताकि वो उनके लिए कपड़े ले सके। वहाँ पर वो कपड़े लेकर आने वाला था कि इतने में वहाँ पर उसे डेमी ह्यूमन स्लेव्स मिलते हैं और वो उनकी देखभाल भी करता है। वो वापस जाता है अपने रेस्टोरेंट में और वहाँ पर सभी स्लेव्स को एकदम नए नए कपड़े देता है जिसकी वजह से अब उनकी मैजिकल पावर्स भी काफी ज्यादा क्रेजी हो चुकी थी। उनके पास मैजिकल पावर्स भी काफी सारे आ चुकी थी और अब वो लोग वापस से होटल में रुकने के लिए जाते हैं। वहाँ पर मार्था और शॉप ऑनर उन लोगों का वेट कर रही थी और वो बोलती है कि हमें पता है कि तुमने आज डीमन किंग को हराया है और ये बात पूरी सिटी में फैल चुकी है। साटो तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो। और साटो के किस्से सभी लोगों को पता चल चुके थे। कितने में साटो बोलता है कि मेरे साथ आज बहुत लोग रहने वाले हैं तो क्या तुम्हारे पास कोई रूम है जिससे मैं रेंट पे ले सकूं। पर इतने में वहाँ पर बाकी लोग डेमी ह्यूमंस को बहुत घूर घूर कर देख रहे थे। इतने में वहाँ पर एरिसा आती है और अपने साइकिक मैजिक का यूज करती है और बोलती है कि आपके घूरने की वजह से हमें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। और एरिसा के पास तो काफी ज्यादा मैजिकल पावर्स होती है। किसी लोग को समझ नहीं आता कि आखिर इसने बोला क्या और सभी लोग उसके साइकिक पावर की वजह से मान जाते हैं। उसके बाद वो लोग वापस से होटल में जाना शुरू करते हैं पर उन लोगों के पास तो कोई भी कमरा नहीं होता। इसीलिए साटो सोचता है कि वो लोग वहाँ पर एस्टेबल में रुकने वाले हैं। वो अपनी स्लेव्स को एस्टेबल में रुकवाता है और लीजा को कहता है अगर कोई भी दिक्कत हो तो ये लो तुम मैजिक का यूज कर सकती हो और मुझे बुला सकती हो। उसके बाद साटो वापस से अपने रूम में जाता है। वहाँ पर लुल्लू और एरिसा भी थे और उसके बाद लुल्लू साटो की हेल्प करने के लिए वहाँ पर जाती है कि इतने में वो टकरा चुकी थी। साटो पूछता है क्या तुम ठीक हो या फिर नहीं। और ये देख कर लुल्लू को काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सालों बाद उसे किसी लड़के ने इतनी अच्छे से जो बात की थी और जो भी उनका पुराना मास्टर था वो ने हमेशा डांटता ही रहता था कि इतने में ही वो लोग अपने कपड़े खोलते हैं और बोलते हैं मास्टर क्या आपको चाहिए। वो लोग डाटा ट्रांसफर करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे और बोलते हैं कि क्या आप हमारी सर्विस लेंगे या फिर नहीं। कि इतने में साटो बोलता है कि इस बात की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जाकर बिल्कुल सो जाओ। और एरिसा और लुल्लू भी ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। उनका पुराना मास्टर होता है उनको हमेशा ही सर्विस देते हैं। इतने में साटो बोलता है कि तुम ये काम आज से पहले करते होगे पर अब तुम्हें ये काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अब उन लोगों को अपना नया मास्टर यानी कि साटो काफी ज्यादा पसंद भी आता है। कितने में हम देखते हैं कि जब रात के समय साटो आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था तो उसे बहुत ही अजीब सा फील होता है। वो देखता है कि उसने मैजिकल पावर को एक्वायर कर दिया और वो भी साइकिक वाली। और साइकिक वाली पावर एरिसा के पास होती है। वो अपनी आंखों को खोलता है और देखता है कि उसकी बॉडी तो उसके कंट्रोल में नहीं है और उसके सामने
सामने एरिसा है। भाई क्या हो रहा है ये? कितने में है एरिसा डाटा ट्रांसफर करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और साटो को बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार उसके साथ ये हो क्या रहा है। उसकी बॉडी पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता कि इतनी में साटो उसके पास आता है और एरिसा को बोलता है कि जो कोई भी तुम मैजिकल पावर यूज कर रही हो वो अभी के अभी बंद कर लो और ये मेरा ऑर्डर है। एरिसा की पावर से बच चुका था और अब साटो काफी ज्यादा गुस्से में आता है और वो एरिसा से पूछता है कि आखिरकार तुम अभी कर क्या रही थी। कितनी में एरिसा कहती है कि मुझे डाटा ट्रांसफर करना है और इसीलिए मैंने साइकिक पावर का यूज किया है और साटो को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। कितनी में एरिसा बोलती है कि जब भी मैंने आपको पहली नजर में देखा तो मुझे आपसे काफी ज्यादा प्यार हो चुका था। काले बाल, सॉफ्ट स्किन और सबकी देखभाल करने वाला ऐसी आदमी को तो मैं अपना हस्बैंड बनाने चाहूंगी, पर आप मेरे मास्टर बन चुके हो और हाँ ये भी ठीक है, पर हाँ मुझे डाटा ट्रांसफर करना था इसीलिए मैंने ऐसा किया। पर साटो कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम भी जापानीज हो और क्या तुम मुझे सच सच बता सकती हो कि आखिरकार तुम इस वर्ल्ड में आई कैसे। उसके बाद एरिसा कहती है कि मैं भी इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुई हूँ। जब आप रीइंकार्नेट होते हैं तो आप इस वर्ल्ड में एक बेबी के रूप में आते हो। उसके बाद वो बेबी के रूप में आई और उसके बाद वो एक प्रिंसेस थी और वो भी स्पेड किंगडम की। पर अचानक से स्पेड किंगडम बिल्कुल तबाह हो चुका था। वहाँ पर डीमन किंग की आर्मी ने हमला कर दिया था जिसके कारण उसे अपने किंगडम से भागना पड़ा। उसके बाद वो स्लेव ट्रेडर से मिली और एक स्लेव बन गई। उसके बाद वो साटो से भी पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर ट्रांसफर हुए हो या फिर रीइंकार्नेट हुए हो। साटो कहता है आखिरकार इन दोनों में ही डिफरेंस क्या है। वो बोलती है कि जब तुम यहाँ पर ट्रांसफर होते हो तो तुम सेम वैसे ही रहते हो जैसे कि तुम अपनी पिछली दुनिया में थे, पर जब तुम रीइंकार्नेट होते हो तब तुम एक बेबी के रूप में पैदा होते हो। पर साटो कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। साटो एरिसा से कहता है कि मैं बिल्कुल भी दुष्ट इंसान नहीं हूँ तो तुम्हें आराम से सो जाना चाहिए। और अब साटो का एरिसा मिल चुकी है और उन दोनों को ही इस वर्ल्ड से बाहर निकलना है, यानी कि इस गेम से, और वो लोग अपनी जर्नी को साथ में कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके बाद वो लोग सो जाते हैं और जब अगली ही सुबह वहाँ पर जीना आती है तो वो देखती है कि साटो तो घोड़े बेचकर सोया है और उसके बेड के साइड में ही लुल्लू और एरिसा खड़ी है। और जीना ये देखकर बिल्कुल घबरा चुकी थी। वो बोलती है साटो मुझे तुमसे ये बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं थी और वहाँ से रो के भाग जाती है। साटो को बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। कितने में वो सोचता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अपने हाथों से खो नहीं सकता। वो जोरदार जंप मारता है और बाहर जाता है। उसके बाद वो जीना को पूरी बात बताता है और कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। एरिसा ने सब कुछ जानबूझकर किया है। वो थोड़ी बहुत उसकी तारीफ भी कर लेता है और बोलता है मैं तो दूध का धुला हुआ हूँ और मैं कोई भी दुष्ट प्राणी नहीं हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद जीना भी उसकी बातों को मान जाती है और फिर से नॉर्मल हो चुकी थी। और साटो भी ये देखकर बिल्कुल खुश हो चुका था कि मेरी स्लेव की वजह से फाइनली मेरी गर्लफ्रेंड मेरे हाथों से तो नहीं गई। उसे पता चलता है कि एरिसा का पास तो काफी ज्यादा खतरनाक था। लुल्लू भी स्पेड किंगडम की ही निवासी थी और ना जाने कैसे वो दोनों स्पेड किंगडम से भाग गए थे जब डीमन किंग ने वहाँ पर हमला भी किया था। उसके बाद साटो अपने सभी स्लेव्स को वहाँ पर बुलाता है और सभी स्लेव्स को काफी ज्यादा पैसे देता है और बोलता है कि जो कुछ भी तुम्हें चाहिए तुम यहाँ से ले सकती हो। और उसके बाद उन्हें पैसे दे देता है। जीना ये देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है कि ये सभी लड़कियां तो तुम्हारे साथ रहकर काफी ज्यादा खुश है। और साटो को तो प्यार की भाषा बिल्कुल भी कोई समझ नहीं आती। उसके बाद जीना और साटो एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर कि वो लोग एक नया घर रेंट पे ले सके, क्योंकि अब साटो की काफी ज्यादा स्लेव्स आ चुकी है और अगर उन लोगों को एक ही घर में रहना है तो सबसे पहले उन लोगों को एक बहुत बड़ा घर लेना होगा। और उसके बाद जीना उसे एक ऐसी जगह पर जाती है जहाँ पर की मैनेजर भी थी और वही उसकी हेल्प करने वाली एक नया घर को लेने में। उसके बाद वो सभी लोग नए नए घर को देखना चालू करते हैं। उस सिटी में काफी सारे घर थे और वो घर काफी ज्यादा खतरनाक थे क्योंकि उनका पास्ट काफी ज्यादा खतरनाक था। एक घर में चुड़ैले थी, एक घर में भूत थे, एक घर में काफी सारे क्राइम्स थे और एक घर में पिछले ही वक्त किसी को मार दिया गया था। और साटो बोलता है कि मैं इनमें से किसी भी घर को नहीं लेने वाला और वो भी मान जाती है। उसके बाद मैनेजर और जीना वापस से आती है और साटो कहता है कि मैं शाम को आऊंगा ताकि मैं किसी नए घर को देख सकूं और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और उसके बाद मैनेजर बोलती है कि तुम्हें और साटो को किसी नई जगह पर जाना चाहिए अगर तुम्हें डेट पर जाना है। और जीना ये देखकर बिल्कुल शर्मा चुकी थी और अब वो लोग मूवी देखने के लिए बाहर जाते हैं। कितने में वहाँ पर कबाब में हड्डी डालने के लिए वहाँ पर सभी स्लेव्स आ चुकी थी और देखते हैं कि एरिसा ने अपने बालों का कलर बिल्कुल चेंज कर लिया है क्योंकि पर्पल कलर इसी टाइम में अपशगुन माना जाता है और उसने अपने बालों का कलर एकदम ब्लॉन्ड कर लिया है और साटो को भी बढ़िया लगता है। उसके बाद वो लोग कुछ शॉपिंग करते हैं। जीना तो सोच रही थी कि मैं आज साटो के साथ एकदम क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि वहाँ पर तो टॉमी, पोची और बाकी सभी के सभी स्लेव्स आ चुके थे। जीना बहुत घबरा चुकी थी कि आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे रहने वाली हूँ और एरिसा तो साटो को सेट करने के चक्कर में था, पर साटो का ऐसा कोई भी मकसद नहीं था। वो तो जीना को पहले ही अपने दिल जो चुका था। उसके बाद वो लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं और वो मूवी किसी नाइट के बारे में थी। वो नाइट एक अनडेड होता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था और उसने ही बहुत सालों पहले इस किंगडम की प्रिंसेस को मार दिया था। वो एक्ट तो बहुत ज्यादा खराब होता है और किसी को भी ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और उसके बाद जीना, साटो और बाकी लोग वहाँ से बाहर चलना शुरू करते हैं। कितने में एरिसा वहाँ पर आती है जीना के पास और बोलती है कि अगर तुम्हें साटो पसंद है तो तुम्हें जल्दी बोलना चाहिए क्योंकि क्या पता वक्त हो जाए और तुम ऐसी बात कह ही ना पाओ। और जीना अपने मन में सोच रही थी कि एरिसा तो सही कह रही थी। उसके बाद वहाँ पर लीजा आती है और बोलती है मास्टर मैं सबके लिए खाना लेने जा रही हूँ, आखिरकार मुझे कितना खाना लाना चाहिए। साटो कहता है जिसमें कि सबका पेट भर जाए। और उसके बाद जीना अपने सोल्जर्स के पास जाती है और वो अपने मन में एरिसा की कही गई बात को सोच रही थी। कितने में वो सोल्जर ने बताती है कि हमारे
किंगडम पर काफी खतरनाक अटैक हो चुका है और हम उसी में थे। उसके बाद जीना उन लोगों पर हीलिंग मैजिक का यूज करती है और साटो भी अपने मन में सोचता है कि आखिरकार यहाँ पर फंडा तो है क्या। कि इतने में टोमी और पोची बोलती है कि मैंने एक जायंट एंट मॉन्स्टर को मार दिया है। साटो वहाँ पर जाता है और वो अप्रेजल से चेक करता है कि जो वो एंट होती है वो लेवल 3 की होती है। वो मैप में देखता है और देखता है कि उनके किंगडम पर तो बहुत से मॉन्स्टर्स अटैक करने वाले हैं। वो सभी स्लेव्स को एक साथ रखता है और बोलता है कि हमारे किंगडम पर खतरा आ चुका है और अब हम लोगों को ही यहाँ पर ठीक करना होगा। जीना भी बाकी सोल्जर्स को वहाँ पर ले आती है क्योंकि वहाँ पर फ्लाइंग एंट मॉन्स्टर का हमला होने वाला है। उसके बाद साटो भी किंगडम की दीवार पर जाता है कि कितने में हम देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर तो बारी बारी करके मर रहे थे। ये सब कुछ कमाल आरिसा के मैजिकल बैरियर को प्रोटेक्ट करने का था और आरिसा ने ही अपनी साइकिक पावर की हेल्प से एक बैरियर को क्रिएट कर दिया था पूरे के पूरे विलेज के अंदर, जिसकी वजह से ये सभी की सभी चीजें मर रही थी। कितने में हम देखते हैं वो गेट बंद होने वाला था कि इतने में एक एंट वहाँ पर आ जाती है और वो गेट को खुला कर देती है और बाकी के सभी एंट्स भी वहाँ पर आ चुकी थी। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और साटो को बता चुका था कि हो ना हो ये जरूर काम डीमन किंग का है, यानी कि डीमन किंग एक बार फिर से रिवाइव हो चुका है। उसके बाद साटो वापस से जाता है ताकि वो बाकी के सभी एंट्स को खत्म कर सके। वो एक घर में जाता है जहाँ पर की एक मिस्ट्रेस और वही रेंट वाली लेडी बिल्कुल फंसी थी। साटो सोचता है कि आखिरकार मैं इसे प्रोटेक्ट कैसे करूँ कि इतने में वहाँ पर एक एल्फ आ चुकी थी। उस एल्फ के पास विंड स्पिरिट थी जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है और वही इस पूरी की पूरी चीज की मालकिन भी थी। उसका लेवल काफी ज्यादा खतरनाक था और उसी के साथ साथ ही उसकी पावर अब्स भी काफी ज्यादा खतरनाक थी। हम देखते हैं कि बाकी सभी सोल्जर्स ने उन जायंट एंट्स मॉन्स्टर को खत्म कर लिया है और ये सब कुछ किया धरा एक विजार्ड का है और वो विजार्ड काफी ज्यादा खतरनाक है। और उसके बाद साटो फिर से एक नई जगह जाता है ताकि वो रेंट की पता कर सके, पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद वो रात को बाहर निकलता है ताकि वो वहाँ पर कुछ खाने पीने की चीजें ले सके। कितने में अपने प्रेजल से देखता है कि सामने तो उसके सामने शैडो मॉन्स्टर्स है जो कि किसी को काफी ज्यादा मार रहे हैं। कितने में ही वहाँ पर साटो आता है और अपने मैजिकल गन से उन सभी को खत्म कर लेता है। वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर तो एक रैट नाइट है जो कि काफी ज्यादा घायल है। वो सबसे पहले उसे पूछता है क्या अगर तुम हो कौन। वो उसे बोलता है मुझे काफी ज्यादा चोट लगी है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो। और साटो को कुछ भी समझ ना था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। उसके बाद वो उन सभी को एल्फ के पास ले जाता है और वहाँ पर वो एल्फ भी आ चुकी थी। वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर तो रैट नाइट है और ये उनके पड़ोसी किंगडम का ही एक बहुत खतरनाक मैजिकल नाइट है। और वो ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। वो उसके सामने पड़ी एक लड़की को खोलते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि एल्फ की महारानी थी, यानी कि एल्फ प्रिंसेस थी और उस लड़की का नाम मिया था। मिया अपनी आंखें खोलती है और वो अपने सामने साटो को देखती है और बोलती है ये लड़का बहुत हैंडसम है और फिर से बेहोश हो चुकी थी। बोलो सबको इसकी जान की परवाह है पर ये तो लौंडे सेट करने में बिजी है। उसके बाद वो अचानक से सो जाती है और हम देखते हैं कि मैजिकल नाइट को बहुत बुरी तरीके से किसने पीट रखा है और एक काम किसी और का नहीं बल्कि विजार्ड किंग का है। उसके बाद एल्फ अपने माना का यूज कर दिया उन्हें बिल्कुल हील करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि साटो वहाँ पर आ चुका है अपनी सभी स्लेव्स के पास और वो बोलता है कि मुझे एक प्रिंसेस से मिलने के लिए जाना है। और अरिसा बोलती है आखिरकार आप उसे मिलने के लिए क्यों जा रहे हो, जो चीज वो कर सकती है वो तो मैं भी कर सकती हूँ। हम देखते हैं कि लुल्लू भी अब उठ चुकी है। वो काफी ज्यादा बीमार जो पड़ी थी क्योंकि उसे किसी ने जहर दे दिया था और साटो को ये बात बाद में पता चलती है। उसके बाद सभी लोग एल्फ के पास जाते हैं ताकि वो मिया को देख सके। उसके बाद हम देखते हैं मिया द प्रिंसेस ऑफ एल्फ उठ चुकी है। वो काफी ज्यादा घायल हुई थी। उसके पास एल्फ जाती है और बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और वो उसे कुछ भी नहीं बताती। साटो वहाँ पर जाता है और उससे बातें करना शुरू करता है। मिया उसे काफी ज्यादा पसंद थी और मिया एक प्रिंसेस थी एक राज्य की। वो काफी ज्यादा खतरनाक थी। उसके पास मैजिकल स्पिरिट थी और उसकी मैजिकल स्पिरिट का नाम नूना था। नूना काफी ज्यादा खतरनाक मैजिकल स्पिरिट होती है और उसका मैजिक टाइप आइस का था और उसके पीछे काफी सारे लोग पड़े हैं ताकि वो लोगों से किडनैप कर सकते। वहीं हम देखते हैं कि बाकी लोग तो काफी ज्यादा मजे में हैं। वो लोग काफी नई नई चीजें सीख रहे हैं पर साटो अभी भी अपने मन में सोचता है कि आखिरकार मैं इस वीडियो गेम से जो कि मैंने ही बनाई है उसे मैं बाहर कैसे निकल सकता हूँ। काश मैं अपनी गेम के लिए कोई एंडिंग बना लेता। वो लोग वापस एक बार मिया के पास जाते हैं पर उन लोगों को अभी भी कुछ पता नहीं चलता कि आखिरकार मिया की हालत कैसी है। वो लोग उससे बातें करने की बहुत कोशिश करते हैं पर ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि मिया काफी ज्यादा डरी थी क्योंकि उसे बहुत से लोग किडनैप करने के चक्कर में है। सबसे पहले एक विजार्ड किंग। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो साटो के लिए एक बैलगाड़ी देंगे क्योंकि वो एक मर्चेंट ठहरा। उसके बाद वो लोग कैंपिंग करने के लिए जाते हैं ताकि उन लोगों का मूड फ्रेश हो सके। तोमो और पोजी तो उनको मारने के लिए आए थे पर उनको ये पता नहीं था कि ये लोग तो उनकी ही बरादरी के थे। उसके बाद वो लोग दौड़ते दौड़ते मिया के पास वापस आते हैं और मिया का माना भी अब बिल्कुल रिकवर हो चुका था, यानी कि उसके पास अपनी मैजिकल पावर बिल्कुल आ चुकी थी। किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर मैजिकल नाइट क्यों आया है। मैजिकल रैट नाइट उसे बताता है कि जो मिया है उसे विजार्ड किंग ने किडनैप कर लिया था ताकि वो इसकी पावर को एक्सट्रैक्ट कर सके, पर मैंने इसे यहाँ पर बचा लिया और मैं इसे यहाँ पर ले आया। और मिया भी काफी ज्यादा डरी थी। कितने में हम देखते हैं वहाँ पर एक
उल्लू आ चुका है। वो उल्लू कोई नॉर्मल उल्लू नहीं बल्कि खुद एक अनडेड नाइट था और ये विजार्ड किंग का राइट हैंड है। और उसके बाद वो देखते ही देखते सबको मारना शुरू करता है, यहाँ तक कि साटो को भी और यहाँ तक कि साटो को भी। और अगर साटो इस वाले डीमन को मार लेगा तो उसे क्लू मिलेगा कि आखिरकार वो अपनी नॉर्मल दुनिया में कैसे वापस जा सकता है।